हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक, दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण वंश के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जो नॉर्थ इंडिया के इम्पोर्टेंट डायनेस्टी थी, जो वंश थे उत्तर भारत से रिलेटेड, उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो साउथ इंडिया के महत्वपूर्ण वंश रहे उनके बारे में, जिनमें राष्ट्रकूट वंश है, पल्लव वंश है, चोल वंश है, संगम वंश है और साथ ही साथ विजयनगर और बहमनी साम्राज्य है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये यानी एंशिएंट हिस्ट्री का ये लास्ट लेक्चर है और इसके साथ ही जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और फिर हम इस एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे एग्जाम्स में टीसीएस पैटर्न पर आधारित, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे आगे की क्लासेस में। उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं साउथ इंडिया के कुछ इम्पोर्टेंट वंश के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आता है राष्ट्रकूट वंश। तो इसके बारे में हमने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था प्रतिहार के बीच, प्रतिहार वंश के बीच, पाल वंश के बीच और राष्ट्रकूट वंश के बीच। तो जो पाल वंश था, जो प्रतिहार वंश था, वो नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड वंश थे, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। और जो राष्ट्रकूट वंश है ये दक्षिण भारत से रिलेटेड वंश था, इसीलिए राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो राष्ट्रकूट वंश था ये प्रतिहार और पाल वंश के ही समकालीन था, क्योंकि हमने वहाँ पर देखा था कन्नौज के लिए संघर्ष हुआ इन तीनों वंश के बीच में। तो इसे प्रतिहार और पाल वंश के समकालीन ही माना जाता है, समकालीन माना जाता है। और 8वीं शताब्दी के आसपास ही 8वीं शताब्दी में ही इस वंश का शासन दक्षिण भारत में रहा। और साथ ही साथ इस समय क्या जो मिडाइवल हिस्ट्री है, यानी हम ये कह सकते हैं जो मुस्लिम सत्ता है वो भी पैरेलल ही यहाँ पर शुरू हो चुकी थी 712 एडी से, हमने आपको बताया। और जब हम मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम उसी जगह से इसकी शुरुआत करेंगे जहाँ से जो मुस्लिम आक्रमण हुआ, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ, वहीं से हम इसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये जो एंशिएंट हिस्ट्री है ये भी काफ़ी आपस में मर्ज हैं एक दूसरे से, तो हम वहाँ पर देखेंगे। तो हमने पढ़ा था एक एलोरा के कैलाश मंदिर के बारे में, जो एलोरा की गुफाएं हैं अजंता एलोरा की, वहाँ पर जो कैलाश मंदिर का निर्माण है वो इन्हीं राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा उस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और इस राष्ट्रकूट वंश का जो इम्पोर्टेंट, यानी राष्ट्रकूट वंश का इम्पोर्टेंट पर्सन जिसने स्थापना की थी इस राष्ट्रकूट वंश की, उसका नाम था दंती वर्मन। तो दंती वर्मन ने इस राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी और ये एक इम्पोर्टेंट शासक हुआ करता था राष्ट्रकूट वंश का। अब हम देखते हैं अगले वंश के बारे में, और अगला है यहाँ पर पल्लव वंश। तो पल्लव वंश के जो फाउंडर रहे, यानी पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी सिंह विष्णु ने। सिंह विष्णु ने इसकी स्थापना की थी पल्लव वंश की। और महाबलीपुरम मंदिर निर्माण इन्हीं पल्लव शासकों के द्वारा कराया गया था। महाबलीपुरम में जो मंदिर का निर्माण कराया गया है वो इन्हीं पल्लव शासकों द्वारा कराया गया था। और इसमें इम्पोर्टेंट शासक हुआ करता था नंदीवर्मन द्वितीय। तो नंदीवर्मन द्वितीय का शासनकाल हुआ करता था पल्लव वंश में, जो इम्पोर्टेंट शासक था पल्लव वंश का। अब हम देखते हैं अगले वंश के बारे में, जो कि है चोल वंश। और चोल वंश का जो शासनकाल रहा ये 9वीं शताब्दी के आसपास चोल वंश का जो शासन है वो हमको देखने को मिलता है। और चोल वंश के शासक थे विजयालय। तो विजयालय द्वारा तंजौर में मंदिर का निर्माण भी कराया गया। और जो चोला टेम्पल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कई सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है, तो चोला टेम्पल जो निर्माण कराए गए वो भी चोल वंश के शासकों द्वारा ही कराया गया था। तो ये हमारे तीनों वंश यहाँ पर कंप्लीट होते हैं जो दक्षिण भारत के कुछ महत्वपूर्ण वंश थे। अब हम आगे देखते हैं साम्राज्य के बारे में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य क्या था, ये एक हिंदू राज्य हुआ करता था। तो विजयनगर एक हिंदू यानी ये तो राज्य के अंतर्गत आता है, बट विजयनगर साम्राज्य को एक हिंदू राज्य का दर्जा दिया गया है। हिंदू राज्य हुआ करता था ये।
और हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी, इस शहर की स्थापना की थी, हम ये कह सकते हैं। और वो भी कब? 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और इस विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है वो हुआ करती थी और इस साम्राज्य की जो राजधानी रही वो यहाँ पर रही हम्पी। हम्पी के बारे में आपने सुना भी होगा। हम्पी पर कई सारे जो इसे एक शहर का दर्जा भी दिया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया गया। और हम्पी जो यहाँ पर स्थित जो हम्पी के कई सारे मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। और जो 50 रुपए की हमारी न्यू करेंसी आती है, जो 50 रुपए का नया नोट आता है, उसमें पीछे आपने देखा होगा तो हम्पी के ही वहाँ पर जो चित्र हैं वो बने हुए हैं। तो ये विजयनगर साम्राज्य की इम्पोर्टेंट राजधानी हुआ करती थी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर स्थानीय सुशासन की, तो आयंकर व्यवस्था जिसमें 12 अधिकारी होते थे, साथ ही साथ न्यायांकर व्यवस्था हुआ करती थी इस विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। और विजयनगर साम्राज्य में कई सारे वंश आते थे, यानी कई सारे वंश इसमें शामिल थे विजयनगर साम्राज्य में, जिनमें 3 वंश शामिल थे, जिनमें एक आता है सुलू वंश। और इसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जो वंश है बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी रोल इसका नहीं रहा। और फिर एक आता है तुलु वंश, फिर एक आता है तुलु वंश और एक अरिमेदु वंश। तो इसमें हम केवल और केवल पढ़ेंगे तुलु वंश के बारे में, जिसके महत्वपूर्ण शासक रहे कृष्णदेव राय। तो केवल कृष्णदेव राय के बारे में हम पढ़ेंगे, बाकी जो 2 वंश हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और उनके बारे में हम पढ़ने वाले नहीं हैं। तो कृष्णदेव राय का जो शासनकाल था, तो ये माना जाता है तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल। तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल माना जाता है कृष्णदेव राय के समयकाल को। और कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे। जैसे हम पहले पढ़ते रहे नवरत्न के बारे में, अकबर के शासनकाल में हम पढ़ेंगे। और अभी हमने पढ़ा था जब चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था जो नवरत्न रहा करते थे दरबार में। इसी प्रकार से कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे। अष्टदिग्गज का मतलब 8 तेलुगु कवियों का समूह रहा करता था कृष्णदेव राय के दरबार में। और इसने आंध्र भोज की उपाधि भी धारण कर रखी थी। किसने? कृष्णदेव राय ने, जो कि तुलु वंश का एक शासक हुआ करता था, जो कि विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड ही वंश हुआ करता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और डोमियोपायस और बारबोसा, ये पुर्तगाली थे जो भारत आए, और इन्हीं कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आए थे। डोमियोपायस और बारबोसा ये पुर्तगाली थे जो इन्हीं के शासनकाल में आए थे। तो ये हो गई बात किसकी? विजयनगर साम्राज्य की, और साथ ही साथ कृष्णदेव राय की। अब हम आगे पढ़ते हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो बहमनी साम्राज्य क्या था? तो बहमनी साम्राज्य एक प्रकार से मुस्लिम साम्राज्य हुआ करता था। जिस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य है, उसी प्रकार से बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी 1336 में, और इसकी की गई थी 1347 ईस्वी में। यानी विजयनगर साम्राज्य के बाद ही बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ, और इसकी स्थापना की थी हसन गंगू ने। और इस बहमनी साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी गुलबर्ग। और जिस प्रकार विजयनगर साम्राज्य 3 भागों में बटा हुआ था, उसी प्रकार से जो बहमनी साम्राज्य है ये भी 5 भागों में बटा हुआ था। 5 भागों में बटा हुआ था बहमनी साम्राज्य, जिसमें बीजापुर का आदिल शाही राज्य शामिल था। उसके बाद अहमदनगर का निकास शाही राज्य शामिल था। उसके बाद बरार का इमाद शाही राज्य शामिल था। और गोलकुंडा का कुतुब शाही राज्य,
और बीदर का बरीद शाही राज्य। तो ये 5 भाग थे जिनमें जो बहमनी साम्राज्य है वो बटा हुआ था और इसके अलग अलग शासक से। तो केवल हमको इन भाग का नाम याद रखना है। बीजापुर में आदिल शाही राज्य, अहमदनगर में निकास शाही राज्य, बरार का इमाद शाही राज्य, गोलकुंडा का कुतुब शाही राज्य और बीदर का बरीद शाही राज्य। तो ये बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले राज्य थे और बहमनी साम्राज्य को इन्हीं 5 भागों में बांटा गया था। अब हम आगे देख लेते हैं संगम वंश के बारे में। तो संगम वंश में बेसिकली शामिल थे चोल वंश, जिनके बारे में हम पढ़ चुके, और उसके बाद चेर वंश जो कि अन्य वंश भी थे, और उसके बाद पांड्य वंश। तो ये 3 वंश बेसिकली शामिल थे किसमें, संगम वंश के अंतर्गत। तो इन तीनों का जो मिला जुला स्वरूप है उसे ही संगम वंश के अंतर्गत माना जाता है। तो चोल वंश के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके, और चेर वंश और पांड्य वंश उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि इनके बारे में डिटेल से हमको पढ़ना पड़े, केवल आपको नाम में आपको याद रखना है। तो चोल वंश, चेर वंश, पांड्य वंश संगम वंश के अंतर्गत आते हैं, इतना आपको इसमें याद रखना है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की भी क्लास है वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। यानी जो दक्षिण भारत के प्रमुख वंश थे उनके बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा, और इसके साथ ही जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। और 19 लेक्चर्स में ये जो एंशिएंट हिस्ट्री है पूरी तरीके से कंप्लीट हुई है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ से आप पिछली क्लासेस भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक क्रम से हमने शुरू से पढ़ते हुए सभी चीज़ों को कवर किया है। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ये सीरीज़ आपके लिए होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। और साथ ही साथ अब देखिए, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ चुके, बट क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन भी हमको दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, टीसीएस पैटर्न पर आधारित हो जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस की एक सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जो एंशिएंट हिस्ट्री टॉपिक है इससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे उस सीरीज के अंतर्गत। और जिस प्रकार से हम जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है टीसीएस पैटर्न पर पूछे गए उनको भी हम सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी सीरीज चलती रहेगी, और इसके बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एक वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से आगे जो चीज़ें हैं वो आने वाली हैं, और किस प्रकार से आगे सीरीज आएंगी, किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स भी आने वाले हैं अगस्त मंथ के अंतर्गत। तो ये हम एक अलग वीडियो में सभी चीज़ें आपकी क्लियर करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें अब हमारे चैनल पर आने वाली हैं, कौन कौन से टॉपिक को हम आगे कवर करने वाले हैं। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो आती उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों।